परम स्नेही मित्रों, आप अपने चैनल मर्मज्ञा नेट, जिस पर आप कविताएं और कहानियां सुनते रहे हैं, से जुड़ चुके हैं। मैं ब्रजेंद्रनाथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मेरी लिखी कहानी दवाई सुनेंगे। कहानी के अनुरूप दृश्यों का संयोजन भी देखेंगे। इस कहानी को आप मेरे कहानी संग्रह छाँव का सुख, जो अमेजन किंडल पर प्रकाशित हो चुका है, पढ़ सकते हैं। इसका लिंक विवरण में मैंने नीचे दे दिया है। कहानी का शीर्षक है दवाई। हालांकि बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए मैंने बूढ़े बाबा को मेन रोड से अपनी कार मोड़ने के पहले उतार कर कहा था, बाबा ठीक से घर तो पहुंच जाओगे? हाँ बाबू, तूने इस बारिश में मेरे लिए इतना कर दिया, यही काफ़ी है। अब ये दवाई मेरी पोती की जान जरूर बचा लेगी। मैं घर पहुंचकर भी थोड़ा अनमनस्क सा था। पत्नी ने देखते ही समझ लिया था कि जरूर कोई गंभीर समस्या से परेशान हो रहे हैं। पतियों के चेहरे के भाव पढ़कर ही पत्नियां अक्सर उनकी परेशानियों से खुद को परेशान करने लगती हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। इस परेशानी की ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैंने कहा, अरे भाई, बारिश में आया हूँ, गर्मा गर्म चाय का तलबगार हूँ और आप पूछ भी नहीं रही हैं। मैंने हंसकर कहा तो पत्नी मान गई और चाय की तैयारी में लग गई। लेकिन मैं बड़ी सफाई से अपनी परेशानी को छुपाने में सफल रहा था। मैंने जैसे तैसे चाय खत्म की। कार बाहर ही खड़ी थी। कार को मोड़कर मैंने फिर मेन रोड की तरफ चल पड़ा, जहां पर आते समय मैंने बूढ़े बाबा को छोड़ा था। ड्राइव करते हुए आज की सारी घटनाएं घूम रही थी। मुझे कारखाने से निकलते निकलते रात के 9 बज गए थे। पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण कारखाने में जगह जगह जल जमाव को ठीक करना जरूरी था, ताकि उसके कारण कारखाने में कच्चे माल की सप्लाई में कोई बाधा न हो। साथ ही रात भर बिना ब्रेकडाउन के कारखाना चलता रहे और मैं आज की रात अच्छी नींद ले सकूं। बारिश के दिनों में पहाड़ियों से घिरे इस शहर का सौंदर्य दुगना हो जाता है। हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ और उस पर झुके हुए बादल जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को आगोश में लिए हुए हों। प्रकृति का यह सांवरा निखरा रूप किसी भी प्रकृति प्रेमी को भाव विभोर किए बिना नहीं रह सकता। किंतु जब यही बारिश लगातार कई दिनों तक होती रहे तो पहाड़ काल से प्रतीत होने लगते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। रात के 9 बजे मैं जैसे ही कारखाने के गेट से बाहर निकला कि काले बादलों से आकाश भर उठा था। जोर की बारिश के संकेत आने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे मैं घर की तरफ बढ़ने लगा, अचानक तेज बौछारें शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ तूफानी मंजर था। पेड़ झूम रहे थे और कार पर लगातार पड़ती तेज बूंदों को वाइपर से किसी तरह काटते हुए हेडलाइट के प्रकाश में मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं 1-2 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि मैंने देखा सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। कुछ दवा की दुकानें खुली थी। उनकी अपनी प्रकाश व्यवस्था के कारण प्रकाश नजर आ रहा था। इतने में अचानक बीच सड़क पर हेडलाइट के प्रकाश में एक व्यक्ति दिखाई दिया था। कार के नजदीक पहुंचने पर मैंने देखा कि वह अपनी धोती आधी ऊपर उठाए, टूटे हुए छाते जिसकी कमानी लगता है इस आंधी तूफान में टेढ़ी हो गई थी, उस पर चढ़ा कपड़ा तार तार हो गया था, किसी तरह बाहों और छाती के बीच समेटे बीच सड़क पर चला जा रहा था। मैं बिल्कुल नज़दीक साइड में कार करके अचानक कार रोकी, शीशे को थोड़ा नीचे करके जोर से आवाज़ दी, बीच सड़क पर क्यों चल रहे हो? इस तेज बरसात में किसी गाड़ी से कुचलकर मरने का इरादा है क्या? उस व्यक्ति ने मेरी आवाज़ सुनकर जब अपनी गर्दन घुमाई तो मैंने देखा कि 70 वर्ष के आसपास का एक बूढ़ा आदमी अपने चश्मे पर पड़ी बूंदों को
उन्हें पहने हुए ही हाथ से साफ कर बोला, माफ़ करना बाबू, पानी चारों तरफ इतना भरा है कि सड़क का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। फिर वह मन ही मन बुदबुदाने लगा, नहीं बचेगी, लगता है नहीं बचेगी। मैंने फिर शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ, क्या बुदबुदा रहे हो बाबा? बाबू, यह दवा नहीं मिली तो वह नहीं बचेगी। फिर पता नहीं क्यों मेरे भीतर से एक आवाज़ आई और उसे मैंने कार के अंदर आ जाने को कहा। कार की सीट पर मैंने ऑफिस के पुराने कुछ पेपर और पुराने अखबार के टुकड़े बिछा दिए ताकि सीट अधिक गीला न हो जाए। बाबा, कार के अंदर आ जाओ। कुछ झिझकते हुए बूढ़े बाबा अंदर आ गए। बारिश अभी भी उसी गति से लगातार जारी थी। सड़क पर घुटना भर पानी जमा हो गया था। इस स्थिति में कार ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। 4 या 5 मीटर से आगे कुछ दिख नहीं रहा था। पहाड़ों पर लगातार बारिश की विकरालता का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता था। बौछारों का जोर और कार के शीशे पर पड़ने वाली बूंदों का शोर दोनों ही इस तूफानी रात का साथ दे रहे थे। बाबा, क्या हुआ? आप बुदबुदा रहे थे, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। मैंने अपनी उत्सुकता जताई थी। बाबू, क्या आप मेरी मदद करोगे? उसके सवाल में अनुरोध और निराशा मिश्रित जवाब की तैयारी दोनों ही दिखाई दे रहे थे। जरूर, आप बोलो तो सही। मैं उसकी कातर नेत्रों से झांकते मदद के लिए मौन निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। मैं अपनी पोती के लिए दवा लेने निकला था। शाम को डॉक्टर को दिखाया था। उसने कहा था कि कफ बहुत ज़्यादा है, जल्दी से यह दवा लेकर दीजिए, नहीं तो रात में अगर सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई तो जान भी जा सकती थी। बाबा एक सांस में ही बोल गए थे। मैंने पूछा, कोई दुकान में दवा नहीं मिली क्या? बहुत सारी दुकानें बंद मिली, अब मैं कहाँ से दवा लाऊं? उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। मेरा मन द्रवित हुए बिना नहीं रहा। मैंने ठान लिया कि कम से कम दवा खरीदने में तो इनकी मदद जरूर करूंगा। मैंने कार मोड़ दी। मैं जानता था कि ऐसे मौसम में 2 ही जगह दवा मिल सकती थी, एक गुरु नानक देव क्लिनिक के दवा काउंटर पर और दूसरे स्माइल लाइन मेडिकल में। क्लिनिक नज़दीक होने के कारण मैं उसी तरफ मोड़ कर बढ़ता चला गया। कहाँ रहते हो बाबा? मैंने बाबा के अंदर चल रहे विचारों की हलचल के मौन को तोड़ते हुए पूछा था। बस निहारिका टावर कैंपस के बगल से जो रोड नीचे की तरफ बस्ती में गई है, उसी में रहता हूँ। बाबा ने कहा था। घर में और कौन कौन है? बाबा से मैंने पूछा था। मेरे पूछने पर जब बाबा ने कहा कि 4 वर्ष पहले ठेका मजदूर के रूप में काम करते हुए दुर्घटना में उसके बेटे की मौत हो गई और पिछले साल कोरोना में उसकी पत्नी भी चल बसी, तो इस सवाल के पूछने पर मुझे खुद को कोसने का मन हो रहा था। फिर बाबा चुप हो गए। उनके अंदर की और बाहर की बारिश दोनों में थोड़ा ठहराव जैसा लग रहा था। क्लिनिक नज़दीक आ गया था। मैंने वहीं पर गाड़ी रोकी, बाबा के साथ जाकर काउंटर पर दवा ली। सारी दवाइयाँ और डॉक्टर का लिखा पुर्जा एक गुलाबी रंग की पॉलीथीन की थैली में डालकर बाबा के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। चलो बाबा, मैं भी निहारिका टावर कैंपस की ओर ही जा रहा हूँ, आगे तक छोड़ देता हूँ। बाबा, आपकी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप निश्चिंत हो जाइए, बहादुर बच्ची है, जरूर ठीक हो जाएगी। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा था। बारिश की रफ्तार थोड़ी कम होने के कारण मैं गाड़ी तेजी से चला रहा था। निहारिका टावर से एक मोड़ पहले मैंने गाड़ी रोक दी। यहाँ से मुड़कर मैंने अपने घर की ओर जल्दी पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा था, बाबा यहाँ से तो चले जाओगे ना? हाँ बाबू, यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, अब मेरी पोती को कुछ नहीं होगा, वह बच जाएगी। बाबा की आंखों में विश्वास देखकर मुझे भी उनके उतर कर जाने के अनुरोध को बेमन से ही स्वीकार करना पड़ा। बाबा, मैं सुबह में आऊँगा पूछने कि बिटिया कैसी है। बाबू, मैं मोड़ पर वाली चाय की दुकान पर ही सुबह मिल जाऊँगा, वहीं मैं आपको खबर दे दूँगा। बाबा आगे बढ़ गए थे। तब मैंने अपनी कार मोड़कर घर की ओर कर दिया था। घर पहुंचकर जब मुझे चाय पीने के बाद भी अच्छा नहीं लगा तो मैं कार लेकर फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां मैंने बाबा को छोड़ा था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। मैंने कार जैसे ही आगे बढ़ाई, कार की हेडलाइट की रोशनी में एक पिंक कलर का पॉलीथीन गिरा हुआ दिखाई दिया। मेरा मन अनिष्ट आशंका से कांप उठा। कार की हेडलाइट मैंने ऑन कर रखी थी। कार वहीं रोककर पैदल आगे बढ़ा तो सामने गटर का ढक्कन खुला था। गटर के बगल में एक चप्पल पड़ी थी और सामने वही पिंक कलर का पॉलीथीन पड़ा था जिसे
अभी बाबा के साथ मैंने जाकर दवाइयाँ दिलवाई थी। मैंने कांपते हाथों से पॉलीथीन उठाया था और बाबा के बताए हुए बस्ती की गली में उनके मकान को याद करने लगा। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और गली के मोड़ पर टिमटिम लाइट की गुमटी की ओर बढ़कर पूर्णो बाबा, हाँ यही नाम था उनका, मकान का पता पूछा था। यहाँ से तीसरा मकान जो खपड़ेल का है वही है उनका मकान। अभी तो थोड़ी देर पहले दवा लाने लिखने हैं, लगता है लौटे भी नहीं हैं। बस्ती के हर आदमी की खबर होती है, खासकर जब कोई बच्चा या बच्ची बीमार हो तो अवश्य होती है। मैंने तीसरे खपड़ेल के मकान में कुंडी खटखटाई। दरवाज़ा एक वृद्धा ने खोला था। अपने कांपते हाथों से दवाई है कहकर दवा देते ही जल्दी से वहाँ से निकल गया, अपने को लगभग बचाते हुए, ताकि कोई यह न पूछ दे कि बाबा कहाँ रह गए। इस सवाल का मैं क्या जवाब देता। मैं घर पहुंचकर रात में सोते हुए भी जागते रहा। लोकल न्यूज़ चैनल में खबर आ रही थी, सुरेखा नदी में जल स्तर बढ़ जाने के कारण नदी के किनारे के रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नदी का जल स्तर स्लूस गेट से ऊपर आ जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया है। स्लूस गेट बंद किए जाने से शहर के नाले का पानी भी नहीं निकल रहा है, इसलिए शहर के निचले इलाके में भी जल जमाव बढ़ गया है। दूसरे दिन शाम को खबर आई कि जल स्तर कम हो रहा है और बाढ़ का खतरा टल गया है। इसमें बारिश के थम जाने से अधिक प्रशासन की मुस्तैदी का हाथ था, ऐसा लोग कह रहे थे। तीसरे दिन सुबह के अखबार के तीसरे पन्ने पर, जिसमें शहर की सारी अप्रमुख और महत्वहीन खबरें होती हैं, लिखा था, निचले इलाके में नाले के मुहाने पर वाले स्लूस गेट के खुलने पर एक सड़ी हुई लाश मिली है। लगता है 2 दिन पहले नीचे के इलाके में पानी घुसने के कारण यह मौत हुई होगी। यह खबर फिर कहीं दब गई कि खुला हुआ गटर एक और जान ले गया। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिलती रहे। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य प्रकट करें, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।